जेई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम गुप्ता है। मैंने यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल की है। इसके अलावा मैंने यूपीपीएससी एई में पीडब्ल्यूडी भी प्राप्त किया है। उसके अलावा मैंने एसएससी जेई और एलएनटी के एग्ज़ाम को भी क्लियर किया हुआ है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये सफलता कैसे हासिल की। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो ये बेसिकली एक 3 टियर एग्ज़ाम होता है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 लेवल होते हैं। अगर मैं प्री की बात करूँ तो प्री 500 मार्क्स का होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है जो कि जीएस का होता है। जीएस बेसिकली बहुत ही नया एरिया है जो कि 2017 से ही ऐड हुआ है। इसमें हम लोगों के कई सारे टॉपिक्स होते हैं। यूपीएससी ने जो हमें बताया है उसके हिसाब से 10 टॉपिक्स इसमें होते हैं, जिसमें मैथ्स एप्टीट्यूड जो कि गेट से हम लोगों का कॉमन होता है। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट, इथिक्स, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होते हैं। हम किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि कोई भी कोचिंग के नोट्स हो, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको पढ़ने ही होंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें 2 टाइम्स पढ़ के भी उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। लाइक एथिक्स हो गया, तो इसे आप 2 बार भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 3 बार कब पढ़ना है? पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने प्रिपरेशन 1 साल पहले स्टार्ट की है, तो आपको इनिशियली उनको पढ़ना है। उसके बाद जब भी आपको बीच में टाइम मिलता है एक बार तब पढ़ना है, और जब भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके कम से कम 1 महीने पहले आपको फिर से उनको पढ़ना है। एथिक्स की बात करूँ, इसको आप 2 बार में ख़त्म कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मटेरियल साइंस, इसको आपको 3 बार पढ़ने की ज़रूरत होगी। जीएस में बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सिलेबस अभी वेल डिफाइंड नहीं है। इवन कोचिंग वालों को भी नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है। तो हम लोग फालतू में उसमें ज़्यादा एफर्ट ना देके टेक्निकल में ज़्यादा एफर्ट दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जो भी नोट्स पढ़ते हैं उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कबुक सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने मटेरियल साइंस पढ़ा, आप उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, क्योंकि जीएस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। अगर मैं पेपर की बात करूँ, पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का पेपर होगा एंड 2/3 नेगेटिव मार्किंग का होगा। तो अगर देखा जाए तो पेपर में किसी को भी 40 से 45 के बाद एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद वर्क करता है एलिमिनेशन। लाइक आपको पता है कि 3 ऑप्शन तो इसके नहीं है आंसर, तो चौथा होगा। लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई एक क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर से रिलेटेड कौन है। उसमें कई सारी कन्वेंशन होंगी, रमसार कन्वेंशन और भी कन्वेंशन होंगी। अगर आपको 3 कन्वेंशन पता है ना कि ये ओजोन लेयर से रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली चौथा ही आंसर होगा। दैट्स क्वाइट सिंपल। ऐसे ही जीएस में हम लोगों को एलिमिनेट करना होता है। एक और चीज़ जो जीएस में आपको ध्यान रखनी होगी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़्यादा होने चाहिए। एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अगर आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, इसका मतलब आपने 160 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, तो इजीली आप 105 मार्क्स गेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे, मतलब आपने 100 मार्क्स का ही अटैम्प्ट किया है, तो ऑब्वियस बात है कि आपके 80, 90 इससे ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जीएस में ज़्यादा होनी चाहिए। रिस्क आपको लेना होगा, आपको वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने होंगे जिसमें थोड़ा सा डाउट है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करता है। मैंने खुद ही किया था, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, इसकी स्ट्रेटजी पेपर 2 से क्वाइट डिफरेंट है। इसका सिलेबस वेल डिफाइंड है। हाँ, 2017 के बाद इसके पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते थे, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। इस पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, सेम पैटर्न है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, -2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर देखा जाए तो इसके लिए अगर आपको एग्जैक्ट पता है तभी आप टिक करिए, नहीं पता है तो फालतू में नेगेटिव मार्किंग में मत जाइए। इसमें आजकल न्यूमेरिकल बहुत आने लगे हैं, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन याद रखिए, जैसे अंडर रूट हो गए, टेबल्स हो गई 20 तक की, स्क्वायर रूट हो गए, उसके बाद क्यूब रूट हो गए। अगर ये बेसिक आपको 10-20 तक के याद हैं तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकेंगे। इसके अलावा टेक्निकल के लिए मैं बोलूँगा, जैसे कि नॉन टेक में बोला था, किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज में जहाँ भी डाउट आए उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए।
शॉर्ट नोट्स के लिए आपको कभी कभी होता है कि शॉर्ट नोट्स हमारे बहुत लॉन्ग नोट्स बन जाते हैं, उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबके साथ ऐसा ही होता है, पहली बार जब कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि मुझे तो ये भी याद नहीं रहेगा, मुझे ये भी याद नहीं रहेगा, मैं सब कुछ ऐड कर लेता हूँ। वैसा मेरे साथ भी हुआ था और जितने भी मेरे जानने वाले टॉपर्स हैं उनके साथ भी यही हुआ था। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, पहली बार में जो नोट्स बनाएं सोच लीजिए कि वो लॉन्ग नोट्स ही हैं, एग्जैक्टली सिमिलर ही उसके हो गए हैं, आप उसमें हर चीज़ लगभग ऐड कर लीजिए। लेकिन जो भी फॉर्मूले हैं उनको आप अलग पेन से लिखिए, ताकि इन फ्यूचर जब आपको लगने लगे हाँ चीज़ें याद होने लगी हैं तो उसको आप अलग से मार्क करके रख लें, ताकि शॉर्ट नोट्स में आपको वही चीज़ आप पढ़ें जो लगता है हाँ फॉर्मूले हैं इनको पढ़ना है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अच्छे से दीजिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उसका टेस्ट दीजिए, देखिए क्या कमी आप में है, कौन से नए फॉर्मूले हैं जो टेस्ट में आए हैं आपने नहीं पढ़े हैं उनको अपने उसमें ऐड करिए। अगर आपको लगता है पोस्टल कोर्स की किसी भी बुक से हाँ ये वाला टॉपिक मुझसे क्लियर नहीं है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर लीजिए। लाइक सॉइल मैकेनिक्स में मुझे बहुत डाउट थे, मुझे जो भी कोचिंग के नोट्स थे उनसे वो ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैंने गोपाल रंजन बुक आती है उसको रेफ़र कर लिया और इससे मेरे काफ़ी डाउट क्लियर हो गए। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए और तो कुछ नहीं है, बस ये है कि टेक्निकल में बहुत गैस वर्क मत करिएगा, अगर आपको आता है तभी लगाइएगा। जीएस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, टेक्निकल में उतने ही होने चाहिए जितना आपको आता है। यहाँ भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा कोई एलिमिनेशन नहीं होता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद जो सेकेंड एग्ज़ाम आता है वो मेंस होता है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये 600 मार्क्स का होता है, पेपर 1 300 मार्क्स का एंड पेपर 2 300 मार्क्स का। पेपर 1 में एक न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, एक अच्छा बेनिफिट होता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन कुछ याद नहीं रखनी होती है। पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट जैसे सोम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सीपीएम पर्ट, आरसीसी, स्टील, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ये क्वाइट न्यूमेरिकल इन नेचर होते हैं। जैसे आरसीसी की बात करूँ, आरसीसी में कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक बीम डिज़ाइन, स्लैब डिज़ाइन, तो आरसीसी को 20 से 25 क्वेश्चंस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और पूरा हम लोगों का प्रिपेयर हो जाता है। इसके लिए वही है, प्रीवियस ईयर उठाइए, प्रीवियस ईयर में देखिए किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर आर बाइबल फॉर दिस पार्ट। अगर मेंस के लिए देखा जाए, आप प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पेपर 1 के लिए तो वही है, न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा आते हैं, आप डेरिवेशन पे फोकस करिए। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं, उनमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, उसका डेरिवेशन क्या है, इस पर फोकस करिए। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वाइट थ्योरेटिकल इन नेचर होता है, बट अगर मार्क्स की बात करूँ तो इसमें हम लोग ज़्यादा गेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 में अगर गलती होती है तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको 2 नंबर या 0 नंबर ही मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ थ्योरेटिकल नेचर ज़्यादा है, इसलिए अगर आप थोड़ी गलती करते भी है थ्योरी लिखने में, तब भी 20 से आप 10 पे ही जाएंगे। इसलिए थ्योरी को लाइटली नहीं लेना है, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इस पेपर में नंबर हमेशा ही ज़्यादा आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए या मेरे खुद के मार्क्स देखे जाएँ, मैंने पेपर 1 में अराउंड 190 मार्क्स स्कोर किया है, जबकि पेपर 2 में मेरा 240 के अराउंड स्कोर है। तो देखा जाए तो पेपर 2 एक स्कोरिंग पेपर होता है जो कि आपकी रैंक डिसाइड करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा मेंस के लिए एज सच और कोई तो नहीं है, बस अब आप प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व कर लीजिए, एक कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या हेल्प होगी, अगर कुछ प्रीवियस ईयर में लगता है उन लोगों को, टेस्ट सीरीज वालों को, कि ये आ रखा है और इससे एडवांस कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट सीरीज एक बार आपने सॉल्व कर ली तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आपको लगें कि हाँ ये मेरे उसमें इंक्लूड नहीं थे प्रीवियस ईयर में, उससे आप अपनी प्रीवियस ईयर की जो भी बुक है या फिर आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें इंक्लूड कर लीजिए। दैट विल बी मोर देन हेल्पफुल। मैंने खुद ऐसा किया था और मैं बताऊं, टेस्ट सीरीज से कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे हुए थे। एक क्वेश्चन जो कि मैंने टेस्ट सीरीज का सॉल्व नहीं किया था, ये सोच के कि ये तो नहीं आने वाला, एंड सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आया था 12 मार्क्स का, और मैं उसमें 6 मार्क ही शायद गेन कर पाया हूँ क्योंकि मैंने उसका आधा पार्ट ही करा था। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल होती है, टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। मेंस के लिए इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ना कोई स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ अलग से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए बस प्रीवियस ईयर लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। प्री से स्ट्रेटजी बहुत अलग है,
प्री में आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने होते हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद करने होते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है। स्टील हो गया, स्टील में आपको डिज़ाइन के पार्ट में ज़्यादा जाना होता है, लेसिंग डिज़ाइन हो गई, बैटन डिज़ाइन हो गए, ये सब नया एरिया है जिससे आप पूछने लगे हैं। लाइक आरसीसी में देखा जाए वाटर टैंक, फुटिंग, ये सब पहले बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन अब वाटर टैंक हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, इनसे बहुत पूछने लगे हैं। तो इसके लिए आप वही कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन इनके आए वो सॉल्व करिए, जो पास्ट ईयर में पूछे हैं वो सॉल्व करिए। इनमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे और एट लास्ट उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आ भी सकते हैं नहीं भी। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको बेसिक आइडिया होगा आप उनको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है इंटरव्यू की, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। अभी तक जो भी स्टेज थी उनमें आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छे से चेक कर ली है, उन्हें पता चल चुका है कि आप बहुत ही अच्छे टेक्निकल में हैं, तभी आप प्री क्वालिफाई किए हैं, मेंस क्वालिफाई किए हैं। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन पे कोई एक रिएक्शन देते हैं। लाइक वो कोई भी आपके सामने एक सिचुएशन रख देंगे, उसमें पूछेंगे कि अगर आप होते तो आप क्या करते। तो इसके लिए आपको आप वो माइंड देखना चाहते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। इंटरव्यू में मेनली इसी के मार्क्स होते हैं, कुछ टेक्निकल के मार्क्स भी होते हैं। लाइक एक पैनल होता है जिसमें एक यूपीएससी का एक हेड होता है जिसे चेयरमैन बोलते हैं, वो इसको हेड करता है। उसके अलावा 2 या 3 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो कि टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड होते हैं। अभी तक जो थ्योरी हम लोग पढ़े वो बहुत कम पूछी जाती है। मेनली जैसे मुझसे पूछा गया था कि नोएडा गाज़ियाबाद में इतना कंजेशन है, आप इसको कैसे रोकेंगे। लाइक सिविल इंजीनियर से जो एस्पेक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है वो इसमें पूछा जाता है। तो इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलूँगा, किसी भी अच्छी कोचिंग का आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ले लीजिए, 1-2 इंटरव्यू दे लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार होता है हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, हमारा फेस का मूवमेंट ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है वो चीज़, लेकिन अगर आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो जो भी इंटरव्यू गाइडेंस वाले हैं वो आपको बताएंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं या फिर इस यहाँ पे आपकी कमी है। और उनकी जो भी बुकलेट आपको मिलेंगी उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे अप्रोच करनी है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए मेन चीज़ है अप्रोच, कैसे आप एंटर करते हैं, कैसे वहाँ पे बैठते हैं, कैसे उनके आंसर्स देते हैं। आंसर देते टाइम ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही पैनल मेंबर को देखे जा रहे हैं। इसके लिए सारा कुछ कोचिंग वाले आपको बता देंगे। एक कोई भी कोचिंग, अच्छी कोचिंग बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी एक अच्छी कोचिंग का गाइडेंस ले लीजिए और आप उसको कर सकते हैं। मेरे इंटरव्यू में खुद 116 मार्क रहे और मेरे पैनल में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो अराउंड 122 रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड मार्क। और इसके लिए मैंने भी एक कोचिंग का इंटरव्यू गाइडेंस लिया था और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई रियली थैंक दैट कोचिंग। आई थिंक इंटरव्यू के लिए इतना सफिशिएंट है। उसके बाद तीनों स्टेजेस को देखा जाए तो प्री 500 मार्क्स का हुआ, ये 600 मार्क्स का हुआ, मेंस इंटरव्यू 200 मार्क्स का हुआ। टोटल जो होता है वो 1300 मार्क्स का होता है। एंड आई थिंक इस बार जो कट ऑफ था वो अराउंड 807 फॉर जनरल था, विच वॉज क्वाइट हाई फ्रॉम द लास्ट ईयर कट ऑफ, बट इट्स ओके। यू कैन सी मैनी पीपल्स हैव स्कोर्ड above 807। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टेक्नोक्रेट बनने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की। लाइक इन CPWD यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट, इन CWC यू विल लर्न अ लॉट। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अच्छे से प्रिपेयर करिए, मोटिवेटेड रहिए। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। घर में रहिए, सेफ रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। थैंक यू।